मानसून अरबी भाषा का जो शब्द है मौसम, मौसम अरबी भाषा का शब्द है मौसम, और मौसम से शब्द बना है मानसून। और अरबी भाषा में जो मौसम है उसका शाब्दिक अर्थ है ऋतुगत हवाओं का चलना, ऋतुगत हवाओं का चलना। हवाएं 6 महीने जल से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती हैं। हवाएं क्यों चलती हैं, पिछले टॉपिक में हम चर्चा कर रहे थे कि वायुदाब की भिन्नता के कारण से, वायुदाब में अंतर के कारण से जो हवाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं। एयर प्रेशर के कारण से हवाएं स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। अब जो हम मानसून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मानसून के बारे में मैंने बता दिया कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है मौसम, अरबी भाषा का शब्द है मौसम। मौसम शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। अरबी भाषा का शब्द है मौसम, और मौसम शब्द है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है ऋतुगत हवाओं का चलना, ऋतुगत हवाओं का चलना। हवाएं क्यों चलती हैं ये हमने पहले ही बता दिया। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऋतुगत हवाओं का चलना। हवाएं जल से स्थल की ओर और स्थल से जल की ओर चलती हैं, क्योंकि जल और स्थल का स्वभाव अलग अलग होता है। पानी देर से ही गर्म और देर से ही ठंडा। मिट्टी का मतलब यहाँ चट्टान है, चट्टान जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडी होती है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति की जो क्रियाविधि है, उसको मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा क्लियरफाई किया था कि किस प्रकार से मानसून उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं बनती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 22 मार्च को यहाँ सूर्य है वो सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है 22 मार्च को। और इसी प्रकार से जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा 21 जून को 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको कि करक रेखा कहते हैं। करक रेखा पर सूर्य क्या होगा? सीधा चमकेगा। तो और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर सीधा या लंबवत चमकेगा। तो ये जो सूर्य और तापमान में मैंने पहले बताया था, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये जो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था ये कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्षेत्र है, ये 0 डिग्री से लेके अयनवर्तीय क्षेत्र हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण से यहाँ तापमान अधिक प्राप्त होता है, और तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। और न्यून वायुदाब की पेटी को भरने के लिए शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों से, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवीय शीतोष्ण क्षेत्रों से हवाएं हैं वो इस वैक्यूम को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं, और यहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है ITCZ की हम बात कर रहे थे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये भारतीय मानसून की रूपरेखा को तैयार करता है। इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पर आप इसके बारे में जो कमेंट्स हैं वो डाल सकते हो, इसको और ज़्यादा क्लियरफाई हम कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय मानसून की, किस प्रकार से भारतीय मानसून है वो आगे बढ़ता है। तो इसी में हम एक छोटी सी बात और उसी चैप्टर में कर रहे थे कि किस प्रकार से जो 0 डिग्री रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, और 0 डिग्री रेखा के बाद में सूर्य जैसे जैसे 0 डिग्री रेखा पे 22 मार्च को भारत से 876 किलोमीटर दक्षिण में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, लगभग 876 किलोमीटर नीचे 0 डिग्री रेखा गुजरती है भारत के। तो 0 डिग्री रेखा के उत्तर में जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ से 0 डिग्री यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हैं वो क्लॉक डायरेक्शन के अंतर्गत मुड़ती हैं। अब इसको यहाँ समझते हैं कि जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये देखो यहाँ मैंने बाकायदा लिख रखा है, डायग्राम चार्ट बना के पहले से तैयार कर रखा था कि दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं वो जैसे ही, इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है, लेकिन जैसे ही फेरल महोदय के अनुसार जैसे ही ये हवाएं 0 डिग्री रेखा को पार करती हैं, इनकी दिशा क्या हो जाएगी?
बदल जाएगी, ये दाहिनी ओर उड़ जाएगी। किधर घूम जाएंगी? दाहिनी ओर। यही फेरल का नियम है। और दाहिनी ओर घूमते ही ये पवने हैं जैसे ही हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में प्रवेश करेंगी, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कंटिन्यू आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ में, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि 1 जून को जो अरब सागरी शाखा, पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम बाद में बंगाली खाड़ी की शाखा की। भारतीय मानसून है उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो बंगाली खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागरीय शाखा। तो जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता है, ये टकराएगा कन्याकुमारी के तट से सीधा। कहाँ टकराएगा? कन्याकुमारी के तट से। आप इसको मालाबार के तट के नाम से भी मतलब कह सकते हो कि मालाबार के तट से ये टकराएगा। दक्षिण भारत में ये मालाबार के तट से टकराएगा। और मालाबार की तट से टकराने के बाद में यदि आप दक्षिण भारत की जो स्थलाकृतिक संरचना को देखो, तो स्थलाकृतिक संरचना पूर्व के अंतर्गत थोड़ी सी, ये जो आपकी दिशा है दक्षिण पूर्व, ये तो पूर्व वाली दिशा है, यहाँ से एक कोण बनाता हुआ कटा हुआ है, एरिया एंगल बनाता हुआ कटा हुआ है। तो यहां से जैसे ही टकराएगा तो एक शाखा तो इधर चली जाएगी पूर्व में। कहां? बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसका हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको आप दिमाग से निकाल दो, जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो हम उसमें क्लियर करेंगे। एक शाखा इसकी मालाबार तट से टकराती है। तो ये 2 भागों में बट गया, एक तो बंगाली खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है वो सबसे पहले 1 जून को टकराएगी। कहां? मालाबार के तट से। और यहां सबसे अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है। रीजन, मालाबार के तट से टकराने के बाद में जो मानसून है वो 15 सितंबर तक, 1 जून को टकराया, 1 जून पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। 15 सितंबर तक मानसून है वो सक्रिय रहता है। तो 15 सितंबर तक जो है वर्षा, सबसे पहले यहां मानसून आया है 1 जून को, तो इसी क्षेत्र में 15 सितंबर तक मानसून रहेगा। तो सबसे अधिक वर्षा भी कौन सा तट प्राप्त करेगा? मालाबार का तट। मालाबार का तट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जैसे ये हवाएं यहां टकराती हैं, क्योंकि इन हवाओं में क्या है? आर्द्रता की मात्रा है। आर्द्रता की मात्रा होने के कारण से ये जो पहली शाखा है वो पश्चिमी घाट से टकराती है। ये आपकी पहली, इसको अलग अलग कर लेंगे हम। किताबों में बहुत सारा मतलब जैसे छात्र या स्टूडेंट या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में उनको क्लियरफाई नहीं हो पाता है क्या सिस्टम क्या है, इसको समझ नहीं पाते हैं और वो रट्टा मारते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर चल रहा है, इसको अलग अलग कर लेंगे हम। इसकी पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट के तटीय प्रदेश से टकराने के बाद में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा इसलिए है कि हवाओं में पर्याप्त नमी है और भारत की जो 90% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, पूरी डिपेंड करती है इसी पे। तो इसकी पश्चिमी घाट की पहली शाखा है, ये यहाँ टकराती है और टकराने के बाद में तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, ये जो पवने हैं ये तट के जो पश्चिमी घाट इसके सारे आगे बढ़ती जाती हैं और वर्षा करती जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवरोध है, पश्चिमी घाट है। लेकिन यहाँ समझने के लिए जो बात यह है कि पश्चिमी घाट की दक्षिण शाखाएं, पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वो पर्याप्त ऊंचाई लिए हुए है, ज़्यादा ऊंचा है बजाय उत्तर के। उत्तर में कटाफटा भी है और दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है लंबवत श्रृंखलाबद्ध रूप से फैला हुआ है, लेकिन दक्षिण घाट की जो चोटियां हैं या मतलब श्रृंखलाएं हैं वो अधिक ऊंचाई लिए हुए हैं। इसीलिए पवने यहाँ पर ऊपर उठती हैं और उनमें जो संतृप्त अवस्था होती है उसके बाद में पवने हैं वो अपनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को छोड़ देती हैं और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है इसी भाग पे। जैसे ही पर्वत के पीछे वाले भाग पे पवने उतरेंगी तो वो गर्म हो जाएंगी, उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एंटीबायोटिक यानी कि उनकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और पवने गर्म भी हो जाएंगी और उनमें शुष्कता भी हो जाएगी। इसीलिए पश्चिमी घाट के विमुख भाग पर वर्षा कम होती है। इज दैट क्लियर? वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक अलग से टॉपिक लेंगे। वृष्टि छाया प्रदेश कैसे होता है, क्या होता है, सारा का सारा हम क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ देख लो। जैसे ही आर्द्रता भरी पवने हैं पश्चिमी घाट के सारे आगे बढ़ती हैं तो पवने हैं वो घाट को पार करने के लिए ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर उठती हैं, तो इनमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और ये इनकी जो साथ में ह्यूमिडिटी की मात्रा है उसको छोड़ना शुरू कर देती है। तो पश्चिमी घाट के पवन भी मुखी
यानी कि पर्वत के सामने वाला भाग, वहां तो पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहां देख लीजिए, जैसे पवनें चल रही हैं आगे, पवन भीमुखी, पर्वत पवन भीमुखी, यानी पर्वत का जो सामने वाला भाग है जहां से पवनें गुजर रही हैं आर्द्रता भरी, वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं उनकी जो वर्षा है, आर्द्रता है, उनके कारण से यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। लेकिन जैसे ही पवनें नीचे उतरेंगी, पवनें नीचे उतरेंगी यानी कि पवन पर्वत विमुख भाग पर वर्षा कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हवाएं गर्म भी हो जाएंगी, उनमें शुष्कता भी बढ़ जाएगी, आर्द्रता की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, इसको हम अलग टॉपिक में आपको ज्यादा क्लियर कर देंगे। तो पहली शाखा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दक्षिण से, पश्चिमी घाट के दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। कारण पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में कम है, इसीलिए जो पवनें हैं वो इनको पार कर जाती हैं, वर्षा थोड़ी कम होती है दक्षिण की बजाय, क्योंकि दक्षिण की चोटियां क्या हैं? ऊंची हैं, इसलिए यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। हाँ, बीच बीच में कुछ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे हैं जिनसे होकर जो मानसूनी पवनें हैं वो अंदर चली जाती हैं। और ये जो अंदर मध्यवर्ती दक्षिणी भाग है, कर्नाटका का, जो तमिलनाडु का कुछ भाग है, यद्यपि तमिलनाडु में वर्षा बहुत कम होती है, बताएंगे कैसे कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत वर्षा है वो अंदर तक हो जाती है। पहली शाखा। नेक्स्ट, दूसरी शाखा कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट गुजरात से भारत में प्रवेश करती है, और यहां से ये टकराने के बाद में मोरबी और ये जो गिर अभ्यारण्य, गिर वाला क्षेत्र है, गिर की पहाड़ियां हैं, यहां वर्षा होती है। क्योंकि गिर की पहाड़ियां वर्षा इसलिए करती हैं कि इनकी ऊंचाई पर्याप्त है। गिर की पहाड़ियां जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, तो ये गिर की पहाड़ियां, मांडवी की पहाड़ियां हैं, यहां तो वर्षा हो रही है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश के सामने वाला भाग है। पवन पर्वत भीमुखी भाग, यहां तो वर्षा हो रही है। लेकिन जैसे पूरा गुजरात सूखा रहता है, यहां वर्षा बहुत ही कम होती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में ये विंध्याचल और सतपुड़ा की जो भ्रंश घाटी है, दरार घाटी, इसमें नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। नदियों वाला चैप्टर आएगा तो उसमें क्लियर करेंगे। आप यहाँ बिल्कुल एग्जिट समझने की कोशिश करो कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियां हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से ये भ्रंश घाटी में की नदियां हैं, तो थोड़ी बहुत जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो और ग्रहण कर लेती हैं, और ये मध्य भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हुई आगे जाकर हिमालय पर्वत तक चली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, वहां तक ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, इसकी तीसरी शाखा कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ तट के उत्तर से ये प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने के बाद में गुजरात में थोड़ी बहुत वर्षा करती हुई ये जाके टकराएगी आपकी अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला में वर्षा कम होती है, यानी कि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है कि अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर करणवत रूप से राजस्थान में फैली हुई है। इसलिए जो मानसूनी पवनें हैं वो भी गुजरात के जो मांडवी और ये गिर वाला क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं, यहाँ वर्षा करती हुई ये जो मानसूनी पवनें हैं ये बिल्कुल पैरेलल, मतलब इनके समानांतर आगे बढ़ जाती हैं। राजस्थान में अरब सागरी मानसून से वर्षा नहीं होती है, मात्र जो माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र है, वहाँ जो आबू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ इनसे वर्षा प्राप्त की जाती है। और इसके बाद में ये शाखा है, ये जाके हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जिला है, वहाँ पर जाके ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। शॉर्ट रूप में मैंने ये आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है कि ये तीन शाखाएं भारत में किस प्रकार से मानसूनी जो वर्षा है उसको कराने के लिए सहायक होती हैं, और इनसे पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट कल वाली क्लास होगी, उसमें हम ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में जो मुख्य अलग से एक टॉपिक बनाएंगे वृष्टि छाया प्रदेश, इसको पूरा क्लियर करेंगे ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें काम में आ सके। तो डियर सभी को, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, निःशुल्क क्लासेस ये चल रही हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, या कोई नेक्स्ट आप सजेशन दे सको कि इस प्रकार से हम कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके डिस्कस कर सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे कल।
कल हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।